चलो बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। चलो बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें कोई पढ़ा अभी तक? उसमें कोई कुछ क्वेश्चंस क्वेरी जो मैंने बोला था बेटा पिछली क्लास में कि आप पूछना इस क्लास में, तो उसको डिस्कस करें अपन। बताओ। हमें तो सर डाउट्स तो कुछ होते ही नहीं है, ज़बरदस्ती सर किसी तरह पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं बस किसी तरह से। एनीवेज, फटाफट से काम की बात करते हैं बेटा। तो पिछली क्लास बेटा हमने यहाँ से शुरू की थी, हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने वाले थे। अच्छा, रिमेंबर हो तो एक फॉर्मूला बता दो मुझे कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, इतना भी याद है तो? आई इक्वल टू एसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए बताओ जरा। फिर डिसोसिएशन के लिए या एसोसिएशन के लिए? कुछ भी बता दो, यही होता था सर क्या? डिसोसिएशन का सर 1 + अल्फा फिर n ये - तो 1 डिसोसिएशन का और और सर एक और? एसोसिएशन के लिए सर 1 + बीटा 1 प्लस बीटा 1/m ब्रैकेट में - 1 1। बाय एन। गुड। तो ये दो फॉर्मूले बेटा हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं या अच्छे से पता हमें होने चाहिए, ठीक है? सो वेरी कॉमन थिंग, ये हमारे बेटा बार बार काम आएंगे, खूब बार, मतलब बार बार खूब बार काम आएंगे ये फॉर्मूले। कैसे बेटा? पहले हमने फिर ये क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिला के सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो बेटा सॉल्यूट तो उड़ नहीं सकता। नॉन वोलेटाइल जो होता है उसकी वेपर बहुत मुश्किल बनती है या नहीं बनेगी, ऐसा समझो। तो इसलिए सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने सॉल्यूशन के प्रेशर पी सॉल्वेंट से कम होगा, क्यों? क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स हो गया है। तो P इक्वल टू पी नॉट एक्स सोल्वेंट लिख सकते हैं, और एक्स सोल्वेंट को आई कैन राइट 1 माइनस एक्स सोल्यूट, और फिर उससे बेटा आगे बढ़ के हमने सॉल्व कर लिया इन प्रॉपर्टीज को। यहां से देखो हमारे पास टर्म आती है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, इसको बोला जाता है बेटू एक्स सोल्यूट। क्लियर है यहां तक? ये सब याद रखना पड़ेगा। इससे आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो बेटा देखो फॉर्मूला जो आ गया वो आ गया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट। और जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, एक्स सोल्यूट को हम लिख सकते हैं एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। बेटा यहां भी देखो एक अप्रोक्सीमेशन लगता है। क्या अप्रोक्सीमेशन? इफ सोल्यूट के मोल्स बहुत कम हो, वेरी वेरी लेस देन सॉल्वेंट, तो हम डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला बन जाता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन सोल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आती है बेटा? यस सर। और ये ऐसा मान के चलो 90% ऑफ द क्वेश्चंस में होगा आपने, मोललिटी और इस वाले, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले में 90% टाइम ऐसा होगा आपका। ये हो गया एक चीज। एक बेटा जब आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर पिक्चर में आ रहा है, तो फॉर्मूले को आई के साथ मॉडिफाई करना है। तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन याद रखना कि क्वांटिटी के साथ में आप आई जोड़ देते हैं, तो आई टाइम्स एन सोल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, दैट्स इट। तो ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा विद आई। क्या बात समझ आ रही है? वीडियो देखो, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब ये कंडीशन होती है तब आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको इसके मुकाबले जीरो मान सकते हैं। फिर आपका आई भी यदि हो, मतलब सवाल बोले कि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है,
तो हम यहाँ आई यूज कर लेंगे फॉर्मूले में। क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल बेसिक्स फॉर्मूले है, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। देखो जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ाए कहानी। कुछ पूछना बेटा किसी को? चलो तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं मैं। लिख लो जल्दी से पहले फटाफट, चलो फॉर्मूले को लिखो जल्दी से, देन फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा कौन बताएगा पी नोट का मतलब क्या था? Vapor pressure of pressure of solution. solvent बहुत बढ़िया। और पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। solution. गुड, वेरी गुड। लिख लिए बेटा तीनों फॉर्मूले, मतलब मेन तो यही होता है। और ये दो कंडीशन और आई इन्वॉल्व हो जाए तो क्या करना है, तो आई से मल्टीप्लाई कर देना है इसे। बढ़ा जाए आगे। Yes, sir. अब बेटा देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, तो एक बार थोड़ा सा रह गया। लिखने में थोड़ा फास्ट रहो बेटा। चलिए बेटा कुछ एक बहुत बढ़िया चीज समझाएंगे। यहां भी बेटा इस सिंबल्स में मिस्टेक है तो इसको मैं लिख देता हूं, वैसे लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन will be termed as TB and boiling point of solvent will be termed as TB नोट। तो बेटा सॉल्वेंट के लिए हम हमेशा नोट यूज करेंगे यहाँ ऊपर, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा होता क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले बेटा कुछ बेसिक बेसिक बातें ध्यान देते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है पहले ये समझो। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या हुआ समझते हैं बेटा। मान लो कि किसी कंटेनर में हम किसी चीज को लेके गर्म कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे इनको गर्म कर रहा था मैं, मान लो, ठीक है? आग लगा दी और गर्म कर रहे हैं लिक्विड वगैरह को, तो बेटा यहाँ की वेपर्स बनेगी लिक्विड की, करेक्ट? हवा में ऐसे, और ये जो वेपर्स होगी वो कुछ प्रेशर लगाएगी। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो जब ये वेपर का जो प्रेशर लगेगा मान लो P, और ऊपर से मान लो प्रेशर लग रहा है PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जब आपका बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये अंदर का प्रेशर बराबर हो जाता है, तो उस इंस्टेंट पे आप उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये कारनामा हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या थोड़ी सी बात समझ में आई बेटा? ध्यान दो क्या होगा। Yes, sir. ऐसे समझो, पानी को गर्म करते गए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेपर बढ़ती जा रही है। एक इंस्टेंट आएगा वेपर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, फिर और गर्म करते जाओ लेट्स से, तो वेपर्स और बढ़ेगी, एक लेवल आ जाएगा जब आपका वेपर प्रेशर जो होगा, अंदर जो वेपर्स आ रही है उनका प्रेशर आपका बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उस इंस्टेंट पे हम उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये कारनामा हो जाएगा, मतलब एक काम हो जाएगा बेटा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब व्हाट आई से कि PATM इक्वल टू P इन, मतलब अंदर के प्रेशर के बराबर जब हो जाए बाहर का प्रेशर, उस टेम्परेचर को, दैट टेम्परेचर विल बी नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए बेटा वो एक छोटा सा पोर्शन हमने छोड़ा था उसको भी डील करेंगे, तो वो इसीलिए छोड़ा था, एक बार थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कशन हो जाए तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखिए थोड़ा सा भी दिमाग लगा तो, यदि कोई सॉल्यूशन है वो ज्यादा वेपर बनाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम या ज्यादा? Sir, कम। कम होगा। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? Yes, sir. यदि कोई सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा
तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेपर ज्यादा बनती है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो कम टेम्परेचर पे बाहर के प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो एक छोटी सी बात बेटू इसके साथ में एक और ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के साथ में। वैसे मैंने ऐड की है क्या, नहीं की है, तो एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लेंगे यहाँ पे। मोर वोलेटाइल लिक्विड यदि है, मोर वोलेटाइल लिक्विड है बेटू, तो इसका मतलब मोर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, सर जो आसानी जो से वेपर वेपर बनाए। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा मोर वेपर प्रेशर, और मोर वेपर प्रेशर तो लेस बॉइलिंग पॉइंट, एंड वाइस वर्सा। बात को ध्यान समझो बेटा, कॉमन लॉजिक कि यदि खुद ही वेपर जल्दी बना रहा है तो क्या कम टेम्परेचर पे बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगी चीज, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है यदि लिक्विड मोर वोलेटाइल होता है। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जिसका प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ज्यादा होगा। अब तुम्हें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। यस सर। यस याद करो सर। पिछली बार क्या होता था कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज लेस देन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो अब की बार क्या बोल सकता हूं, यदि इसका प्रेशर कम था तो टीबी विल बी ग्रेटर देन टीबी नॉट, और इसीलिए देखो इसको एलिवेशन नाम दिया गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा यदि प्रेशर कम था तो। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में सभी को बेटा। अगेन मैं कहानी को शुरू से रिपीट करता हूं। सर ये समझाओ सर, टीबी लेस देन टीबी नॉट। हाँ अभी समझाएंगे बेटा। ओके सर। हाँ शुरू से कहानी बताता हूँ बेटा। बेटा हमने सर बॉइलिंग पॉइंट को टी से डोनट मतलब टीबी, टीबी बेटा हाँ। टीबी, ठीक है। अभी समझे बेटू ना, टी टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर। ध्यान से समझो बेटा, वापस रिपीट करता हूं। आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर था, आपने उसमें सॉल्वेंट मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इस फिनोमिनन को बोला गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको कैसे निकाला हमने वो भी हमने देख लिया। इसका फॉर्मूला बेटा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट। उसके बाद बेटू हमने क्या बोला, ध्यान से समझो कि बॉइलिंग पॉइंट को समझा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने क्या देखा बेटा, फिर तुमने खुद नहीं बताया मुझे ये, तो मैंने आपसे पूछा बेटा प्रेशर किसी का ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम। कॉमन सेंस बात है बेटा। यस और सर। यदि प्रेशर कम बन रहा है अंदर का वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। हाई हो वेरी जाएगा। कॉमन सेंस। तो उसी बात पे बेटा हमने क्या बोला कि जब जो सोलवेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता था सॉल्यूशन से, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यस कॉमन सर। सेंस। तो बेटा जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता था तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता था, इसलिए उल्टा है से बिल्कुल, वेपर प्रेशर यदि ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। दिस इज द लॉजिक। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि जब तुम सॉल्यूशन बनाते हो समझ गया सर। तो वेपर प्रेशर तो कम होता है बट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या हो गया बातें सर, समझ समझे? गया। और यस बच्चे सर। बेटा, अमन अब समझ आया? सार्थक बेटा लॉजिक समझ रहे हो सब? हाँ सर। बिल्कुल कॉमन सेंस यस है, सर। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एकदम कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल सोचो और समझो। एक सेकंड बेटा। चलो, कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो बेटा इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं एलिवेशन की, ऑन डिजोल्विंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कॉमन सी बात है, तो बेटा क्या लिख सकता हूं मैथमेटिकल टर्म्स में, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। बोलो समझ आया? यस सर। श्योर? यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बेटा,
द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ इट्स सॉल्यूशन। सो द, और ये लॉजिक है जो ऊपर लिखा था बेटा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि P इज लेस देन P नॉट, दिस इंप्लाइज TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में? Yes, sir. Yes. बिल्कुल कॉमन सी बात कि जो काम प्रेशर का हो रहा है वो काम उसका उल्टा होता है बॉइलिंग पॉइंट का। सो दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, एंड दिस वेरी वेरी सिंपल सिनारियो। आपको बस दिमाग में बिठाना है कैसे काम हो रहा है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। चलिए अब बेटा एक ग्राफ को देखते हैं, ध्यान से समझना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? दो लोग हैं, एक सॉल्वेंट नाम का इंसान है, एक सॉल्यूशन नाम का है। अच्छा ध्यान दो, किसकी वेपर प्रेशर कौन मतलब जल्दी बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा दोनों में से? Solvent. बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का? Sir, solvent. Solution. हाँ हाँ हाँ, गड़बड़िया मत करो, वापस समझो बेटा, वापस ध्यान से समझिए, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता था सॉल्वेंट से, होता था कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? Solution. Solvent. सॉल्यूशन बेटा, Solution का कंफ्यूज होगा। मत करो तो प्रेशर ज्यादा है तो ये पहले बेटा। बन जाएगा ना। बेटा देख, प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, पहले बन जाएगा इसलिए तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। अच्छा सर, ओ सर मैं कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज सॉरी। मत हो, वापस बेटा तो वो रिपीट। पीछे का सर हमने लिखा नहीं सर। अच्छा लिखा नहीं था क्या? लिख लो, हाँ सर। लिख लो बेटा, लिख लो, कंप्लीट कर लो, ओके सर। डू इट फर्स्ट। सर पूरा लिखना है जो भी लिखा हुआ है? हाँ हाँ सब लिखना है बेटा, ये जो बताया है सब लिखना है, फटाफट लिखो। बस वो उधर का काट दिया जो मत लिखना। डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, वो समझाने के लिए था, बाकी पॉइंट सारे लिख लो। हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया सर। ठीक है बेटा, एक बात को इसको दिमाग में बिठाओ आप सब। कैसे बिठाएंगे कि सर पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसे ही मैंने कुछ बेटा
सॉल्यूट मिलाया जैसे कुछ भी सॉल्यूशन में, तो प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, कॉमन सेंस अब सोचो, वे बॉइलिंग पॉइंट क्या, कि प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो जिसका सॉल्यूशन का प्रेशर कम हुआ था तो आपके पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डन। यस सर। चलो बढ़ जाऊं आगे। चलिए तो बेटा इस ग्राफ को समझो। आपके पास दो लोग, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूशन है। अब आपको पता चल गया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का। तो बेटा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन और ये प्रेशर है, तो आपने क्या टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो प्रेशर बढ़ता गया, सॉल्वेंट का भी बढ़ रहा है देखो और सॉल्यूशन का भी बढ़ रहा है। तो कौन सा पहले मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, देखो जरा, सॉल्वेंट का। ठीक है, वेपर प्रेशर सॉरी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो पहले हो जाएगा तो सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट देखो पहले पहुंच गया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो साफ देख सकते हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सॉल्वेंट का। बेटा ग्राफ को इस तरह थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है, रटने की जरूरत नहीं है, सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूशन कौन सा, वो खुद से दिमाग लग जाएगा। क्योंकि यहां तुम सोच लेना कि ज्यादा है वहां पे सॉल्यूशन का लिखना है, टेम्परेचर ज्यादा वाली लाइन को मिला के और कम वाली लाइन को मिला के सॉल्वेंट का लिखना है। सो दिस इज डेल्टा, मतलब टीबी नॉट और टीबी, और इसको बोला जाता है बेटू डेल्टा टीबी। व्हाट इज डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी नाम दे देते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। बड़े में से छोटे को घटा दो, तो दिस इज एलिवेशन, कि कितना बढ़ गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्या थोड़ी बात समझे? यस सर। बेटा सर इसमें, बनाना है मुझे। हाँ ये साथ में बेटा इसके ग्राफ के नीचे लिख लेना, ग्राफ बनाओ और ये नीचे लिख लेना ये वाला पॉइंट। सर जैसे सर 30 डिग्री सेल्सियस से सर 40 पे गया, हाँ तो सर 10 डिग्री सेल्सियस होगा सर ये हाँ, डेल्टा एलिवेशन टी। ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके सर। इतना चेंज होता नहीं है वैसे, हार्डली, बहुत कम चेंज होता है, बट स्टिल करेक्ट सो थॉट है। ओके सर। गुड। यस सर। चलो सर वो ग्राफ बना ले सर। हाँ, ग्राफ बनाओ बेटे, लिखो जल्दी से। ये वाला बस लिख लो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट हमेशा छोटा रहेगा ना टीबी से। हाँ, इसलिए तो बेटा बड़े में से छोटे को माइनस किया है। ठीक है, बढ़ाए कहानी को आगे। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके बेटू, नेक्स्ट देखो यहाँ। बेटा एक छोटा सा डेरिवेशन आता है आपके पास में, आपका फॉर्मूला जो आता है वो आता है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी टाइम्स एम। और यदि बेटा
आई यूज कर लो आप, तो फॉर्मूला आएगा विद आई, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई टाइम्स के बी टाइम्स एम। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास डेल्टा टी बी के। तो हमें बेटा प्रूफ करना है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू ये होता है, वो अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि क्या है। तो बेटा द कांस्टेंट Kb, ये कांस्टेंट होता है Kb, इज कॉल्ड द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत ही अजीब सा नाम है, ध्यान रखना है नाम, और दोनों नाम ही ध्यान में रखने हैं तुम्हें। Kb इज कांस्टेंट जिसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये तो बहुत आसान है, एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये थोड़ा अटपटा सा नाम है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो नाम बेटा देखो, नाम में कुछ नहीं कर सकते, याद ही रखना पड़ेगा कि इसको किस नाम से बुलाते हैं केबी को। इट मे बी डिफाइंड एज, अब बेटा केबी को देखो कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इट मे बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व। तो यहां पे देखो बेटा क्या होगा कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम। तो यहां पे बेटा जब एम को 1 ले लू, तो क्या एम को 1 ले लू तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी होगा कि नहीं? यस सर। तो यही डेफिनेशन में लिखा है कि इट मे बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी व्हेन 1, यहां पे बेटा मोल की जगह करेक्शन करना, मोलल। 1 मोलल ऑफ अ सोल्यूट इज 1 मोलल, इसको भी बेटा करेक्ट करना, 1 मोलल सॉल्यूशन इज टेकन। ऐसे कर लेना इसको, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जब मोललिटी 1 होगी बेटा, तब आपका ये 1 हो जाएगा। ये एम जहां पे क्या है, मोललिटी है। एम किसको बोला जा रहा है? एम इज मोललिटी इन दिस एक्सप्रेशन। यस सर। तो वापस रिपीट करता हूं, व्हाट इज डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी इज केबी टाइम्स एम। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, वेयर एम इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बेटा ध्यान से देखो, एक छोटा सा डेरिवेशन है और पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करनी है। इसको लिख लेना अभी, आई विल गिव यू द टाइम, डोंट वरी बेटा, अभी लिख लेना। तो बेटा एक को हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें ए हमारा सॉल्वेंट के लिए यूज हुआ है और बी जो है वो सॉल्यूट के लिए यूज हुआ है, जो भी डेरिवेशन हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट होते हैं बेटा सॉल्यूशन में, ए और बी। तो ए रिप्रेजेंट सॉल्वेंट एंड बी रिप्रेजेंट सॉल्यूट। तो आइए अभी पहले बेटा आप इतना लिखो, यहां से पहले दोनों फॉर्मूले लिखो और फिर इसका मतलब लिखो। ये मत लिखना ना, ये मैंने लिख दिया जैसे ये दोनों चीजें यहाँ। फिर यहां से डायरेक्ट लिखो केबी को क्या कहते हैं, और यहां से ये लाइन कि केबी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले तीनों चीज लाइन्स लिख लो, तीनों चीजें, देन फिर इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। बाकी कुछ मत लिखना बेटा नीचे से, क्योंकि डेरिवेशन में पूरा ही अलग से करवाऊंगा। ये मत लिखना नीचे वाला पोर्शन। तो लिख लिया हमने क्या? यस सर। यस सर।
डन बेटा। Yes, sir. Written. गुड। स्क्रीन दिखना बंद हो गई होगी, जस्ट एक सेकंड रुके। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। हाँ ठीक है, चलेगा। एक सेकंड बस, फिर से दिखने लगेगी, टेंशन ना करें। अभी वापस दिख रही है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। Yes, sir. बेटा अब एक काम करो, थोड़ी सी देर के लिए अपनी जैसे जिस भी कॉपी पे लिख रहे हो आप अराउंड हाफ पेज छोड़ देना। मैं डेरिवेशन थोड़ा टाइम बाद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी डेरिवेशन में फंस जाएंगे तो तुम्हें लगेगा बहुत डिफिकल्ट चीज है। डेरिवेशन इन केमिस्ट्री आस्किंग प्रोबेबिलिटी 0, बट कंप्लीशन सेक्शन में करवा दूंगा, बट दैट इज सेकेंडरी प्रायोरिटी। तो अभी के लिए बेटा इसको आधा पेज छोड़ के रखो, वी विल डू दिस। बट पहले मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो पहले हम डेरिवेशन पार्ट में नहीं फंसेंगे। डेरिवेशन इज इन एनी वे नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, पार्ट नहीं है, बट पिछले ऐसे समझ लो बस एक बार पूछा गया है, एक या दो बार मतलब पूछा गया है पिछले 8-10 साल में, तो वो एक बार के लिए करवाना बन जाता है फिर नेसेसरी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है हमें बेटा। तो डेरिवेशन के लिए वी आर लिविंग सम टाइम, ठीक है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ आता है हमें? मोललिटी सबको निकालनी आती है, यस सर। करेक्ट। डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा पेज छोड़ देना, नॉट मच, मतलब आधा पेज के आसपास छोड़ दो, आधा या एक पेज सर मैक्सिमम KB की सर वैल्यू क्या होती है? वो कांस्टेंट बेटा सब सब्सटेंसेज के लिए अलग अलग होती है। केबी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज। आपको सर ये क्वेश्चन में क्वेश्चन में सर दे रखी होगी? बिल्कुल बेटा दी हुई होगी या निकालने को बोलेगा। ओके सर। हाँ, और या नहीं भी दी होती है तो बेटा कई बार एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई होती है बेटा। एनसीईआरटी की बताऊं तो मैं, एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है केबी वैल्यूज की। तो कई बार सवालों में नहीं दी हुई होती है तो आपको उस टेबल से रेफर करनी होती है जस्ट फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चन। बट बोर्ड में या पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें दी हुई होगी, ठीक है। एक आप याद ओके रख सर। सकते हैं, जो मैं बताऊं आपको तो एक छोटी सी लिख लो इसमें वैल्यू कहीं पे लिख के, केबी फॉर वोटर। केबी फॉर वोटर आपकी लगभग जो वैल्यू होती है 1.86 के आसपास आती है। 1.86 1.82 तो 1.8 के आसपास होती है। सो यू कैन राइट दिस फॉर द टाइम बीइंग, है ना। मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूं ताकि कंफर्मेशन आ ओके जाए। सर। ये जरूर कई बार दी नहीं होती तो हमें याद रखनी चाहिए। हम्म, क्या हुआ? दिखा कैसे नहीं रहा? एक बार कंफर्म कर लूंगा बेटा मैं, और क्या। ओके सर। केबी और केएफ दो वैल्यूज होती है ना। विल कंफर्म दिस। आप अभी के लिए तो नॉर्मल लिखो, कंफर्म करके ही बताऊंगा क्योंकि हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए कोई वैल्यू, क्योंकि मुझे भी रिमेंबर नहीं रहती है। पहले बताओ क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है हमें? उसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। नो सर। पक्का? फॉर्मूला बेसिक्स क्लियर है? आसानी है वो भी? यस सर। श्योर? और बच्चे बेटा? यस सर। चलो, तो अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी को और समझते हैं कि सर कैसे टॉपिक सर कैसे। समझ तो आता था सर, मगर क्वेश्चन में सर पता नहीं चलता सर कौन सी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा। केबी की वैल्यू लगभग इन्होंने ली है 0.52 अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। तो द ओके सर। वैल्यू ऑफ केबी 0.52 और केएफ की वैल्यू भी मैं चेक कर लेता हूँ। केएफ की वैल्यू 1.86 है। हाँ तो वो मैं उल्टा बोल रहा था ना, देखो। एंड यहाँ पे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में केएफ आएगा, दैट इज 1.86।
मुझे उल्टा रिमेंबर रह गया था, चलो कोई बात नहीं। तो लिख लो बेटा कहीं पे ऊपर कॉपी में KB इक्वल टू फॉर वाटर 0.52 फॉर वाटर, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़े, अगेन वही कॉमन मिस्टेक यहाँ पे भी है। बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोले? TF। TB। B बॉइलिंग पॉइंट Yes को sir, बोलते हैं, TF और यहाँ पे TF नॉट। in not। अब इसको भी समझते हैं बेटा, ध्यान से देखो, चारों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड है और अच्छे से समझ में भी आएगी, बस ध्यान देते हुए चलो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम एंड देयर वेपर प्रेशर्स आर इक्वल। मतलब क्या है कि उस इंस्टेंट को बेटा आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हो जब सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमने बर्फ जमाने के लिए पानी को बेटा रखा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जब थोड़ी मतलब बर्फ भी बन रही होगी और थोड़ा पानी भी होगा, काइंड ऑफ, उस इंस्टेंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं हम। उससे थोड़ा भी नीचे टेम्परेचर करोगे तो वो सॉलिड बनने की तरफ चला जाएगा, और उससे थोड़ा भी ऊपर करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जैसे वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। सर 0 डिग्री तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है 0 डिग्री पे टोटल कंप्लीट बर्फ ही बन जाएगी। 0 से जस्ट थोड़ा नीचे जाओगे तो कौन सी स्टेज पे पहुंच जाओगे? सॉलिड। सर सॉलिड और 0 से थोड़ा ऊपर लिक्विड की टेंडेंसी होगी, लिक्विड। और 0 पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपकी लिक्विड एंड सॉलिड दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, उस टेम्परेचर को आप बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। कॉमन सेंस। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जहां दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है एक साथ, सॉलिड और लिक्विड। उसके थोड़ा नीचे जाने पे सॉलिड बन जाता है, थोड़ा ऊपर जाने पे लिक्विड बन जाता है। तो ये बात हो गई। आगे देखो बेटो, अब क्या कहानी है? ऑन डिजॉल्विंग। अच्छा, अब होगा क्या, ध्यान से समझना बेटा। दो चीजें हमने समझी, मेरी बात अब फिर से ध्यान से समझना। आपको पता चल गया कि P इज लेस देन P नॉट, है कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। अब मुझे एक कॉमन सी बात बताओ, तुम्हारे पास लिक्विड है और तुम्हें उसको फ्रीज करना है। ध्यान से सुनना बेटा, लिक्विड से सॉलिड बनाने के क्या क्या तरीके हैं बताओ। व्हाट आर दी वेज? टेम्परेचर कम कर दो, क्या बेटा? टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो और वेपर प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ा दो। बहुत बढ़िया। क्या प्रेशर बढ़ा के भी मैं स्टेट चेंज कर सकता हूं? बेटा गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाओ तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड के पार्टिकल्स को बहुत पास पास लाओगे तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है सबको? Yes sir। बेटा क्या समझ पा रहे हैं हम? यस सर। सर जैसे सर हाँ। सर ऑक्सीजन को सर प्रेशर बढ़ा के सर लिक्विड ऑक्सीजन बना देते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बेटा। तो दो तरीके होते हैं बेटा, देखो स्टेट चेंज के दो तरीके होते हैं, हायर स्टेट से लो स्टेट। मतलब यदि सॉलिड, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड से, मतलब सॉलिड मुझे बनाना है बेटा, ऐसा समझो, या ऐसा समझ लो, लिक्विड से मैं ऐसा एरो लगा देता हूँ, लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो दो तरीके होते हैं, या तो टेम्परेचर डिक्रीज करो या प्रेशर बढ़ाओ। सिमिलरली यदि आपको क्या बोलते हैं बेटा, इसे गैस से भी बनाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करो और प्रेशर को बढ़ाओ। ये तरीका होता है बेटा। बेटा एक बार आप शुरू की 2-3 लाइनें लिखो, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। यस सर। हेलो, हाँ जी सुरेश जी। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है चलेगा। हाँ चलो बेटा। तो क्या इतनी बेटा, वापस अब देखो, अभी पहले मुझे समझाने दे दोनों, है ना, जल्दी काम हो गया। तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड के दो तरीके हैं, क्या इतना समझ आ रहा है?
बेटा हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. क्लियर? यस सर, पक्की बात? अब बेटा ध्यान से समझो, जिसका खुद का प्रेशर कम है, क्या उसको, आपको जिसका खुद का प्रेशर कम है, ध्यान से समझना बेटा, खुद का प्रेशर कम है आपका, तो क्या मुझे उसको फ्रीज करना है तो टेम्परेचर भी कम सर उसको करना ज़्यादा पड़ेगा। पैसे देना पड़ेगा। ऐसा समझ लो बेटा, प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा कम करना पड़ेगा। क्या बात समझ रहे हो भाई? दो तरीके हैं, या तो प्रेशर ज्यादा दो बाहर से, ये टेम्परेचर कम करो। यस सर, तो बेटा जिसका खुद का प्रेशर कम है, तो क्या उसको मुझे सॉलिड में बदलना है तो टेम्परेचर को ज्यादा कम करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, कॉमन sir. सेंस लॉजिक लगाओ, देखो कॉमन चीजें हैं। और यस जिसका सर। खुद का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या उसको मुझे सर टेम्परेचर कम 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 करना कम पड़ेगा। टेम्परेचर कम करने से भी काम चल जाएगा। तो यहां पे भी हम एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा पहले लिखा था बेटा, हमने क्या पॉइंट लिखा था कि प्रेशर कम है मतलब मोर वोलेटाइल होता है कोई चीज बेटा, कोई चीज मोर वोलेटाइल होती है तो इसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्या बात समझ रहे हो? यस सर, Yes, sir. तो अब मुझे बात बताओ कि किसका प्रेशर कम है? क्या जिसका सर प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा है तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे होगा? बेटा ये, ज्यादा प्रेशर अरे करने से कंफ्यूज मत हो, ये एक्सटर्नल अप्लाई करना है तुम्हें, ये अंदर की सिचुएशन है। एक कॉमन सेंस समझो बेटा, इसका प्रेशर कम है, जिसका प्रेशर कम है, सोचो क्या तुम्हें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसके प्रेशर को कम करने और के फ्रीजिंग लिए? पॉइंट सर उसका ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हैं बेटा? ऐसे समझ कि मान ले कि दो चीजें थी, एक का प्रेशर मान ले 50 था, एक का प्रेशर 60 था, एक का प्रेशर 50 है, एक का 60 है। सोच तुझे इस प्रेशर को कम करके भी 10 पे लाना है, इस प्रेशर को कम करके भी 10 पे लाना है। बात समझ में आ रही है? समझ रही है क्या? यस सर, तो हाँ एक कॉमन चीज समझ कि एक्चुअल में ऐसे समझो, सॉरी नहीं, प्रेशर बढ़ाना है क्योंकि सॉलिड बनाना है तो प्रेशर बढ़ाते हैं हम, और इसको 100 पे लाना है। तो बेटा किसको इजीली हम ले जा पाएंगे? 61। 60 वाले को। ये लॉजिक समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? यस यस सर, और सर। इसका यस प्रेशर सर। बढ़ाना है तो क्या ज्यादा जोर लगेगा? हाँ तो बेटा जिसका प्रेशर बढ़ाने में ज्यादा जोर लग रहा है, इनडायरेक्टली क्या टेम्परेचर कम में भी उससे ज्यादा करना पड़ेगा? हाँ तो इसका टेम्परेचर ज्यादा कम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू इसका, यदि प्रेशर दोनों को सेम पे लेके जाना है तो। बात समझ आई? हाँ हाँ। तो बेटा बताओ, जिसका खुद का प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग, उसका टेम्परेचर ज्यादा कम करना पड़ेगा कि कम कम करना पड़ेगा? ज्यादा कम करना पड़ेगा। यही समझाने की कोशिश करें बेटा। देखो ये चीजें बहुत पेचीदी होती है, रीजनिंग में जाओ तो मतलब आप घुसो अंदर, तो जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, यदि हम घुस के समझना चाहते हैं तो ये चीजें कॉम्प्लेक्स है कि क्या हो रहा है। याद करने के हिसाब से देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, साफ नाम दिख रहा है डिप्रेशन, तो जब प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, दैट्स इट। तो क्या होती है बेटा डेफिनेशन? ऑन डिजोल्विंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट टू मेक सॉल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस। अच्छा क्यों लेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? सर उसका वो कम प्रेशर है कम था, प्रेशर। प्रेशर कम था उसका। तो उसका प्रेशर कम था तो उसको प्रेशर को बढ़ा के ज्यादा करने में आपको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। थोड़ी सी बातें समझ आई बेटा? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर हुआ? वापस रिपीट करना यस है सर। मुझे? शुड आई रिपीट इट? यस सर। चलो अभी के लिए नॉर्मल बात समझते हैं, फिर वापस रिपीट करूंगा मैं थोड़ी देर में। तुम तो इतना समझो अभी के लिए कि जिसका प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। क्या इतना याद रख सकते हैं? यस सर। यस सर, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, मोर वोलेटाइल प्रेशर मोर,
तो फ्रीजिंग पॉइंट भी एक तरह से मोर मतलब कम करना पड़ेगा, लिखना चाहता था मैं। और जिसका प्रेशर कम होगा उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम करना पड़ेगा, ऐसा समझो। तो बेटा सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब किसका प्रेशर कम होता है, क्या सॉल्यूशन का? तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, thus there is a depression in freezing point of solution. This is because the vapor pressure of solution is always less than that of pure water. वही चीज लिखी हुई है, मतलब कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है। इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हुआ? लॉजिक ये है बेटा, कोशिश करो समझने की कि मान लो सिचुएशन ये है कि ये सॉल्वेंट है, मान लो सॉल्यूशन है 50 वाला और ये सॉल्वेंट है। वापस समझना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, इसका प्रेशर 50 था, इसका 60 था सॉल्वेंट का। अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें दोनों के लेवल को बढ़ा के 100 करना है। किसको करना आसान है, खुद से सोचो। सॉल्वेंट को। और किसको करना डिफिकल्ट? सॉल्यूशन को। तो बेटा जिसको डिफिकल्ट करना है तो दो तरह से काम हो सकता था ना, या तो प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर कम करो। तो जब इसका प्रेशर बढ़ाने में ज्यादा जोर आ रहा है तो क्या टेम्परेचर भी ज्यादा कम करना पड़ेगा? यस सर। वही लॉजिक है। तो इसका टेम्परेचर भी कम होता है फ्रीजिंग का। अभी भी नहीं समझे? अभी भी कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा अभी के लिए कोई टेंशन मत करो। अभी के लिए तुम इन पॉइंट्स को लिखो, जस्ट राइट इट डाउन, और एक बार खुद से सोचना इस चीज को कि क्या थोड़ा सा दिमाग में घुस रहा है। नहीं घुसेगा डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कोई टेंशन नहीं लेनी है, एक बार लिख तो लो। क्या इतना तो याद रख सकते हैं हम कि प्रेशर कम है हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। ठीक है, इतना अभी के लिए मतलब बचाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। और एक बार खुद से थोड़ा जरूर देना इस पे, क्योंकि अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाता है बेटा, कॉन्सेप्ट वाइज हम जाते हैं तो कभी कई बार। बिकॉज दिस इज द बेसिक वे आई कैन एक्सप्लेन यू। गुड, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो जल्दी जल्दी।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, मैं टेम्परेचर कम करते जाऊंगा तो पहले कौन फ्रीज होगा? जिसका प्रेशर ज्यादा सर सॉल्वेंट। चलो बढ़िया। बढ़ा दूं आगे? सर सही था क्या? हाँ, अभी बेटा ग्राफ से और समझेंगे। बिल्कुल। चलो देखो बेटा, सिंपल समझो बेटू। अब के बार क्या हो रहा है, ध्यान से समझना ग्राफ को बेटा। आपका सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था, आपने टेम्परेचर कम करना शुरू किया, तो बेटा टेम्परेचर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। देखो ये सॉल्वेंट पहले ही सॉलिड में बदलना शुरू हो गया और आपका सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद सॉलिड में बदलना शुरू हुआ। क्या बात समझ रहे हो? यस सर। तो बेटा Yes, सॉल्वेंट sir. आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यह है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यह है। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं दिस इज टीएफ एंड दिस इज टीएफ नॉट। और आपको साफ दिख रहा है दैट डेल्टा टीएफ में लिखूंगा, तो डेल्टा टीएफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट कैन बी रिटन एज टीएफ नॉट माइनस टीएफ। कॉमन सी बात बेटा, अब ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि सॉल्वेंट पहले बने फिर सॉलिड बनाना शुरू कर देगा। और ये कॉमन भी है बेटा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं तुम्हें, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा क्या रिलेट कर पाओगे। प्योर सॉल्वेंट बेटा कम टेम्परेचर पे जम जाता है। प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, कम टेम्परेचर पे ही, मतलब एक्चुअल में थोड़े कम टेम्परेचर पे जमना शुरू हो जाता है। जैसे पानी बेटा यदि प्योर है ना तो वो जल्दी जम जाएगा, बट पानी में नमक मिला दोगे तो वो 0 डिग्री पे भी बेटा पिघलना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द हिली एरियाज, जहां पे बेटा रोड से बर्फ जम जाती है ना, उसको हटाने के लिए नमक वगैरह गिराया जाता है। सुना है ये कहानी सबने? मेरे ख्याल से कभी ना कभी ये सुनने में आया होगा, सर पिक्चरों में देखा। पिक्चरों में देखा होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा एक्चुअल में जब पानी बर्फ थी उसमें तुमने कुछ मिला दिया तो एक्चुअल में वो सॉल्यूशन बन गया। अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होगा, तो वो इस टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया जाता है कि उसमें इंप्योरिटी मिला दो तो ये और ज्यादा पे फ्रीज होगा, तो उससे कम पे वो लिक्विड बदल जाएगा, तो वो लिक्विड बदलना जल्दी शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है बेटा आपके इसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कि काफी सारी चीजें हैं जिनका यूज किया जाता है। जो कोल्ड कंट्रीज होती है बेटा, जो गाड़ी का ऑयल वगैरह होता है ना, उसमें भी आप अदर मटेरियल साथ में थोड़ा बहुत मिक्स करते हो, ब्लेंड करते हो आप उसमें पेट्रोल डीजल में। क्यों? क्योंकि जिस टेम्परेचर पे पेट्रोल या डीजल जमना शुरू हो जाए उससे थोड़ा और नीचे कर देता है वो, तो उतने टेम्परेचर पे जमेगा नहीं। क्या बातें समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? Yes, sir. तो यस सर। क्या सीखे कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट फ्रीज जल्दी हो जाता है और सॉल्यूशन फ्रीज बाद में होना शुरू होता है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है बेटा। मतलब सोचो, यदि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा 0 डिग्री, तो वाटर प्लस सॉल्ट का शायद 0 से कम होगा। वाटर प्लस सॉल्ट हो सकता है बेटा -0.5 हो। मतलब एग्जैक्ट डेटा तो मुझे भी पता नहीं, बट एक आइडिया दे रहा हूं, है ना, जस्ट अ रफ कैलकुलेशन, रफ आइडिया, है ना। बात समझे क्या मतलब है पूरे सीन का इसका? अब मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? Yes, sir. खास ये कर ग्राफ देख के सर ज्यादा अच्छा समझ आया। हाँ, ग्राफ से भी समझ आएगा बेटा, और यहाँ से भी इस लॉजिक से भी याद रख पाओगे कि सॉल्वेंट का कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, तो एक लेवल पे देखो ये पहले सॉलिड बनना शुरू कर दिया, तो उसको बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन बाद में करता है। तो और बच्चे बेटू, पीयूष, सार्थक, नीजा बेटा समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ सर आ रहा है। तो कॉमन सी Yes, चीजें हैं sir. बेटू, हालांकि थोड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बट आप थोड़ा भी ध्यान दोगे बेटा और समझोगे तो 100% चीजें आएगी। और ये ग्राफ तो कितना अच्छा विजुअलाइजेशन करवा रहा है, और ये सेम ये कॉन्सेप्ट है
आपकी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि वाई साल्ट इज मिक्स्ड इन द हिली एरियाज इन द रोड ऑन स्नो, इन स्नो ऑन द रोड्स। तो सिंपल कि सॉल्ट मिक्स करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो वो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले था उससे कम होने की वजह से उस पर तो पिघलना शुरू कर देगा। तो ऐसे लॉजिक्स आते हैं फिर बेटा हमारे पास। तो ये क्लियरिटी है हमें। यस सर। चलिए आगे बढ़ूं, मैं ग्राफ बना लिया सबने, सब बना लिया। और बच्चे बेटा क्विकली क्विकली ड्रॉ करो Yes, sir. ग्राफ्स को। एक बार बेटा, हेलो, यस, बेटा जस्ट सेंड मी द एरर स्क्रीनशॉट, ओके। ओके, then beta I yes I will not be able to help you. Ask Jayashree ma'am to provide you contact number of either Uttam sir or Sunil sir. Please request them to change the password, okay? Is it clear? यस सर। बढ़े आगे। यस सर। चलो देखो Yes, sir. बेटा, वही दो फॉर्मूले, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम एंड डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई के एफ इंटू एम, जहां आई होगा वांट ऑफ फैक्टर, यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो। नाउ यहां भी कांस्टेंट है के एफ, इसको बोला जाता है बेटा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन बेटा नेम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, याद ही करने पड़ेंगे। वहां होता था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहां मोलल डिप्रेशन, और वहां होता था इब्यूलियोस्कोपिक, यहां होता है क्रायोस्कोपिक। Again, it may be defined as the depression in freezing point of solution when 1 mole of solute is dissolved in 1 किलोग्राम of solvent। बिल्कुल सही बात है। डेरिवेशन अगेन इसका भी हम लेटर ऑन देखेंगे, डेरिवेशन पे भी दिमाग नहीं लगाना, इट इज ऑफ वेरी लेस प्रायोरिटी, वी विल सी इट लेटर ऑन वंस तुम कंफर्टेबल हो जाओ नॉर्मल चीज में। तो बेटा अभी केवल इतना इतना पार्ट राइट डाउन करें आप, ठीक है। और इसके साथ एक और लाइन लिख लेना, के एफ फॉर वाटर, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1.86, ये याद रखना है आपको। डेरिवेशन वी विल डू लेटर ऑन। सिंपल फॉर्मूले है बेटा, तीनों फॉर्मूले चारों फॉर्मूले जो अब तक पढ़ते जा रहे हैं याद रखो, सारे सवाल होंगे, कहीं नहीं अटकेंगे हम, ठीक है। सर रिटर्न। देन Yes, यस sir. सर।
चलो बेटा अगेन डेरिवेशन पार्ट है, ये मैं करवाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज होकर हम फंस जाएंगे। जस्ट सी क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ सर कि ऑस्मोटिक फ्लैश में जो था सर एक। हाँ वो बाद में आएगा बेटा, ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं बीच में, है ना। ओके सर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले एक, कि कैसे अप्रोच करेंगे बेटा। तो ध्यान से समझो बेटू, क्या है सवाल। फाइंड दी बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का निकालना है दोनों, कंटेनिंग 0.5 to 0 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। KF बेटा आपको दिया हुआ है 1.86 देखो, और KB आपको दिया हुआ है 0.52। तो वैसे दिया रहेगा ये, है ना, बट वाटर के लिए फिर भी आप याद रखें, ठीक है। कैसे अप्रोच करें बेटा, आइए शुरुआत करते हैं। पहले बॉइलिंग पॉइंट वाला करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं मैं। वाटर के लिए बातें चल रही है, तो वाटर हो गया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, और सोल्यूट कौन हो गया बताओ। सर ग्लूकोज। ग्लूकोज, बहुत बढ़िया बेटा। तो हमने ये दो चीजें आइडेंटिफाई कर ली। अब बताओ, पहले बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट में टीबी और टीबी नॉट दो चीजें होती है। तो सॉल्यूशन का तो निकालने को बोला है क्वेश्चन ने, तो टीबी निकालना है बेटा हमें। तो दिया हुआ क्या है, टीबी नॉट। अच्छा टीबी नॉट इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, बट वाटर का कितना होता है बताओ जरा। सर 100। 100 केल्विन में रखना है बेटा, तो 373 केल्विन, करेक्ट। यस सर। बेटा यस सर। सॉल्वेंट का ही तो होता है, टीबी नॉट इज प्योर सॉल्वेंट, वाटर का इतना होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा बेटा। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, बट हम यूनिट्स हमेशा बेटा SI यूनिट्स में रखते हैं, केल्विन में। तो ये दोनों चीज पता चल गई, केबी दिया हुआ ही है। तो बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम। तो बेटू डेल्टा टीबी को मैं लिख सकता हूं, टीबी किसका ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। तो टीबी यस सर, सॉल्यूशन। माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी की वैल्यू बेटू दी हुई है आपको 0.52। अब सवाल है मोललिटी निकालने का। तो बताओ मोललिटी क्या होती है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा हम बोलेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा सॉल्यूशन का मास ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, किलोग्राम कन्वर्ट के लिए रख दो वैल्यूज सबकी। 0.52 बेटा मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो देखो ग्लूकोज का मास कितना दिया गया है 0.52 अपॉन इसका मोलर मास ग्लूकोज का होता है बेटा, आप निकालोगे तो आएगा 180। तो मैं लिख देता हूं 180। सॉल्यूशन का मास कितना होगा बताओ, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट मिला के, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट ही आता है, अरे गड़बड़ करवा देते हैं अभी तो सॉल्वेंट का मास 80.2 मल्टीप्लाई बाई 80.2 और ऊपर आ जाएगा 1000। तो बेटा इस पूरे इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को, कुछ तो वैल्यू आएगी इसकी, आ रहा है समझ में। तो बेटा टीबी क्या हो जाएगा, देखो टीबी हो जाएगा टीबी नॉट प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा सवाल का। यस सर, समझ आ गया। वापस रिपीट करता हूं बेटा, सवाल से देखो क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड करो। तो आपने देखा टीबी निकालना है, टीबी नॉट दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं था बट वाटर है तो हमें पता होता है। तो फॉर्मूला सिंपल लगाया केपी इंटू एम। बेटा यहाँ कुछ डिसोशिएट एसोसिएट नहीं हो रहा, तो मैंने आई यूज नहीं किया। तो टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी, सवाल ने दिया है 0.52 और एम हमें फॉर्मूला आता है, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। डन। यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट तुम लोग करो खुद से, कौन सा, आपको ये फाइंड करना है बेटा, क्या गया, कहाँ गया वो, ये फ्रीजिंग पॉइंट मैं लिख देता हूं। निकालना क्या है, टीएफ निकालना है,
और आपको दिया गया क्या है, टीएफ नोट दिया हुआ है तुम्हें, दैट इज 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री होता है वाटर का। ये दिया हुआ है, ये निकालना है, करो लगा के इक्वेशन सॉल्व। बेटा इसको पूरा सॉल्व भले अभी मत करो, बट ये आना चाहिए आपको, तो ये लिख लो और ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे क्या आंसर आता है, देखे। एंड फॉर फाइनल आंसर इफ यू वांट यू कैन यूज द कैलकुलेटर अभी के लिए। वैसे आईसीएसई में तो आपको एग्जाम में भी अलाउ होता है, बट स्टिल हाँ सर, हमें तो अलाउड है सर। कुछ बच्चों को जलेगा कि सर इनको क्यों अलाउड होता है। बेटा इनके पेपर में कैलकुलेशंस फिर उसी हिसाब से देते हैं, बेकार वाले। सर सीबीएस में सर अलाउ नहीं है कि? नहीं बेटा, सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अच्छा सर। बट बेटा वही है, तुम्हें कैलकुलेटर देते हैं उसकी वजह यही है कि कैलकुलेशन गंदी देते हैं वो जानबूझ के। सर ये भी है। सेकंड पार्ट आपका होना चाहिए, देखें कितने बच्चे कर पाएंगे। बेटा कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाना, बट ध्यान रखना डेल्टा टीएफ को क्या लिखते हैं, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि डेल्टा टीएफ को कैसे लिखो, किसमें से किसको माइनस करते हैं किसको प्लस करते हैं, ये सोचना पड़ेगा। सर पूरा सॉल्व करें या सर? सर ऐसे ही बता दें? नहीं नॉर्मल भी रख सकते हो भले, बाकी सर बता दूं सर आंसर? क्या आ रहा है। सर एक मिनट सर, 273 माइनस 1.86 इंटू 100 अपॉन 180 इंटू 80.2। 0.52 भी आएगा बेटा, एक एक्स्ट्रा ऊपर ग्लूकोज का मास। हाँ सर वो बोलेगा। बहुत सिंपल बेटू। अब डेल्टा टीएफ को हम लिखेंगे कैसे, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है, तो मैं लिखूंगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, सो दिस इज इक्वल टू के एफ टाइम्स एम, बस। तो टीएफ नॉट है 273 माइनस टीएफ इक्वल टू 1.86 इंटू मोललिटी, बेटा यहाँ निकाल ही चुके थे, 0.52 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 80.2। सॉल्व करो तो टीएफ क्या आ जाएगा, 273 से सर माइनस कर देंगे। माइनस 1.86 इंटू 0.52 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 80.2। तो जो भी आएगा सॉल्व होके दैट विल बी द आंसर। बेटा से इनके क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आसान होते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए उनको करने की। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? यस सर। क्या कर पाएंगे हम इस चीज को? Yes, sir. यस सर। बेटा ऐसे क्वेश्चन है बुक में, एनसीईआरटी में भी खूब सारे करने हैं, वो तभी होंगे जब करोगे। से बेटा ये कहना बहुत आसान है सर, हो नहीं रहा। बेटा एक कॉमन सी बात होती है, एज ए टीचर में एक छोटा सा तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ। एज ए टीचर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे दुनिया के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं बेटा, बट तुम देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन हम करें तो हम भी बता 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अटक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं, इट इज नॉट ए फैक्ट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बट ये है कि एज ए टीचर हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्यों सही कर पाते हैं, क्योंकि हम एक तो क्वेश्चन देख के उससे पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा, बच्चों को बताना है, और एफर्ट्स करते हैं उसको करने के लिए। बेटा कॉन्सेप्ट को देखो, नहीं हुआ तो सोचो क्यों नहीं हुआ, क्या मिस्टेक की, उठाओ उस फॉर्मूले को, चेक करो। जब आप एफर्ट्स करते हो, फाइट करते हो, तो ऑटोमेटिकली चीजें याद होना, लर्न होना और वे सॉल्व आउट निकलते जाता है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। आगे बढ़े हम। यस सर। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन करो बेटा, क्योंकि आज शुरू करके उसको खत्म नहीं कर पाएंगे हम। सर ऑस्मोसिस सर वो होता है ना सर, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाँ वो सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, बट वो अगली क्लास में ही करेंगे बेटा। एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी रह जाएगी अरे तब तक। सर ये बायोलॉजी में पढ़ा था सर। हाँ वहीं पे पढ़ते हो बेटा आप बायो वाले। इसको करो बेटा सॉल्व क्वेश्चन को। तुम्हारे लिए छोटा सा काम मैं कर देता हूँ। फॉर्मूला जो यूज आएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन सोल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। उसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, है ना, वो मैक्सिमम टाइम नेग्लेक्ट ही होता है। अब सोचो कौन सी चीज क्या दी हुई है, ये दिमाग लगाना तुम्हारा काम है। अच्छा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इतना 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 ऑफ विच 100 to 39 gram of benzene decrease the vapor pressure of the benzene by 40 mmHg। बेटा यहाँ डेटा की कमी है, we need some more data in this question। there is a lack of data बेटा in this question। होल्ड ऑन करो, मैं एक बार डेटा कंफर्म करके बेटा बताता हूँ। या तो डेटा तो कहाँ से कंफर्म होगा, क्वेश्चन में डेटा ही कमी है। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन डिक्रीज द वेपर प्रेशर, ठीक है, तो वेपर प्रेशर बाई 40 mmHg डिक्रीज हो रहा है। लेट मी डू द रिवर्स कैलकुलेशन। नहीं कर पाएंगी। बेटा कोई कैलकुलेटर यूज कर सकता है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो कैलकुलेशन करो एक बार। यस सर। 175 अपॉन 65.25 मल्टीप्लाई बाई बेंजीन 39 C6H6 बार 78 सर मल्टीप्लाई सर 175 अपॉन ये 2.175 अपॉन 65.25 78 और ऊपर 78 मल्टीप्लिकेशन है, नीचे 39। ये पी नोट निकाल के दो। मतलब पी नोट क्या हो जाएगा, पी नोट विल बी इक्वल टू 65.25 इंटू 39 अपॉन इंटू 40 अपॉन 2.175 मल्टीप्लाई बाई 78। सर अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखना पड़ेगा हमें। मैं करता हूँ। सर 1.5 आया सर। इतना कम? नहीं नहीं, ज़्यादा तो भी नहीं 600 आ रहा आने है। चाहिए। 65.25 मल्टीप्लाई बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल सर 600। डिवाइड बाई, अच्छा, डिवाइड बाई 78 इक्वल टू डिवाइड बाई 2.175। 600 आ रहा है ना एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा तो सर 40 मल्टीप्लाई नहीं करा था सर मैंने हाँ, वापस। तो ये 600 आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो बेटा आपके पी नोट की वैल्यू 600 है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो पी नोट इज गिवन टू यू एज 600। अब करो क्वेश्चन को, समझ गए? व्हाट इज पी नोट? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। इज इट क्लियर? और बेटा ये 40 कम कर दिया तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दी तुम्हें इसने सवाल ने कि डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बाई 40 तो 40 से कम कर दिया तो डायरेक्टली हमें उसकी वैल्यू मिल जा रही है ना। लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यदि ये 600 आ रहा है तो 40 से कम हो गया 360 आना चाहिए। लेट्स सॉल्व इट बेटा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन। बेटा क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, कैसे करेंगे?
मैंने थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन से कोशिश की है निकालने की, बट इट्स फाइन। क्या हमें थोड़ा भी क्लियरिटी है? अरे कुछ तो बोलो, सदमे में तो नहीं चले गए? हाँ ना। ट्राई कर रहे हैं सर। रिवर्स कैलकुलेशन आ रही है तो ये काम हो ही जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। जल्दी बताओ बेटा। नहीं हो पाया? इसे काम नहीं आएगा, बट ठीक है। देख लो इधर एक बार, इधर ध्यान दे क्विकली, सभी बच्चे देखो। बेटा कुछ भी नहीं है, हमें पी नोट दिया हुआ है 600, तो पी आ जाएगा 440 से कम होता है तो 560, बट एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं थी पी निकालने की, क्योंकि पी नोट माइनस पी 40 है ये। और मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 2.175, इसका मोलर मास निकालना है, मैंने मान लिया m। मास ऑफ सॉल्वेंट 39 दिया हुआ है बेंजीन का, तो इसका मोलर मास होता है 78, तो इसका मोल्स आ गए 0.5, फॉर्मूले में रख दिया 40/600 इक्वल टू n सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स कैसे निकलेंगे? मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई इसके डिवाइड बाई इसके मोल्स, तो ये 0.5 यहाँ से m आ जाएगा। वैसे पूरा खेल मोल्स और इन सबका है, ये ऑलरेडी हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके कंसंट्रेशन टर्म्स में।
तो यदि तुमने वो क्वेश्चंस नहीं किए थे कंसंट्रेशन टर्म्स वाले तो नहीं होंगे, और काफी बच्चे स्टिल है जिन्होंने वो क्वेश्चंस मुझे सबमिट ही नहीं किए हैं, काफी तो नहीं, 2-3 बच्चे ही हैं, तो उनको डिफिकल्टी आएगी ही आएगी यदि आप नहीं करेंगे क्वेश्चंस को ढंग से। इज इट क्लियर? तो बेटा अभी मैं अपलोड करूंगा मटेरियल, तुम लोगों को इसको दोबारा करना है, डेरिवेशन पार्ट छोड़ देना, ठीक है? क्वेश्चंस दोनों दोबारा ट्राई करना और लेट्स सी तुमसे होते हैं या नहीं होते, मुझे बताना। फाइन, गुड टू गो। Yes, sir. एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचती है बेटा, जो हम आज शुरू नहीं करेंगे, अब अगली क्लास में ही करेंगे उसे, ठीक है? तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी देर का काम है, हार्डली हाफ एन आवर का, और क्वेश्चंस करवाऊंगा तो भी, पूरा लेक्चर भी दे दूं तो भी चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा समझ लो, तो इट इज डूएबल। आर यू गेटिंग इट? तो Yes, sir. ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि कैसे क्या काम हो रहा है। ओके बेटा, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।